हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी और मैं उल्साबाशी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ ही उम्मीद करते हैं कि आज की सुबह का आगाज आप लोगों का इंतहाई खूबसूरत हुआ होगा। वेल, हम दोनों को देख के तो आपको लग रहा होगा कि शायद आज रेड डे है, पर ऐसा कुछ भी नहीं। इत्तफाकन हम दोनों की ड्रेसेस रेड निकल रहा है। मेरा ख्याल है रेड कलर है ही लव का इंडिकेट करता है कि आपस में हमारे कितना सर्दियों में ज्यादातर डार्क कलर्स जो है वो है। पहनने का दिल करता है और दिल करता है कि ज्यादातर जो है ना वो डार्क कलर्स पहने। और रेड कलर तो मेरा ख्याल है वैसे ही हर चीज red, हाईलाइट कर हाँ। देता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। एनीवेज जनाब, आज जहां पे हम बातें करेंगे कुछ कलर्स के हवाले से, वहीं पर कुछ बात होगी मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। जो खबरें टॉप स्टोरीज रही हैं उनको आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले तो कल की बड़ी खबर जो कि मुल्क की तारीख में तबाह हुआ कि जनरल कमर जावेद बाजवा, हमने देखा कि बाने बाला में गए, सवालात के जवाब दिए, अपने इदारे का डिफेंस किया और जमहूरियत की पासदारी करते हुए हर शख्स जो उस वक्त ऐवान में मौजूद था वो नजर आया। जिसके बाद जब अरकान असम्बली बाहर आए तो बहुत ही अरकान सेनेट जो है वो बाहर आकर काफ़ी पुरअतमाद दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि जी जो सवालात किए गए थे आर्मी चीफ से उनके जवाब हमें बहुत ही पुरअतमाद नजर आए हैं। उन्होंने अपने इदारे का भी बहुत बेहतरीन तौर पर दिफा किया है और काफ़ी पॉजिटिव जो है वो कल का इजलास रहा। क्या अंदर की कहानी रही ये तो अब तक बाहर नहीं आ सकी, लेकिन जो अरकान ने बातें की हैं वो उसके ऊपर भी मरीम औरंगजेब ने कहा कि जी अभी तो हम चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी बात बाहर ना आए, क्योंकि जब इन कैमरा इजलास किया गया है तो फिर कोई बात बाहर नहीं आनी चाहिए। तो ओवरऑल जो कल की ये इजलास रहा, कल की ये जो मीटिंग रही, इसके ऊपर हमारे तज्जियाकार क्या राय रखते हैं और क्या वाकई ही में जो बैरूनी ताकत है उनको ये मैसेज गया है कि हमारी सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर है या नहीं, इस पर आज के शो में हम बात करेंगे। इसके अलावा जनाब, आज की एक और बड़ी खबर जो हमने देखा कि कल ताहिरुल कादरी की जानिब से अल्टीमेटम दे दिया गया। इससे पहले जब हम शोज कर रहे थे तो मैंने ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कही थी कि ताहिरुल कादरी ने खामोशी साथ रखी है, तमाम जमातें उनके साथ खड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अल्टीमेटम अभी तक नहीं आया, कोई ऐसी धमकी उनकी जानिब से नहीं आई। लेकिन हमने देखा कि कल उनकी जानिब से अल्टीमेटम आ गया कि 31 दिसंबर तक राना सनाउल्लाह हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ साहब हो, सबके सब इस्तीफा दें। इसके बाद इमरान खान ने उन्हें फोन किया और उसके बाद यकीन दहानी कराई है कि जी आपने जो फैसला किया है, जो अल्टीमेटम दिया है, उसमें हम आपके साथ हैं, हमारी जमात आपके साथ खड़ी है और अगर कोई भी धरना छड़ने की बात होगी या कोई भी ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें आपकी जमात कॉल देगी तो हम डेफिनेटली आपके साथ खड़े होंगे। फिर हमने देखा कि इमरान खान ने नवाज शरीफ साहब को भी चैलेंज किया और उन्हें भी कहा कि अगर आप अदलिया मुखालिफ तहरीक निकालेंगे तो हम आपकी उस तहरीक के खिलाफ भी तहरीक निकालेंगे। जबकि कल जब नवाज शरीफ साहब एहतसाब अदालत से बाहर आए तो काफ़ी गुस्से में थे दिए जा रहे थे और जो गुस्सा उनका था वो मेरा ख्याल है उनके बयानात से काफ़ी हद तक वाज़े हो रहा था, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ये इंसाफ का तराजू होना चाहिए, तहरीक इंसाफ का नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हम भेड़ बकरियां हैं और जो भी फैसले आएंगे उनको कबूल कर लिया जाएगा। तो हम आवाम की अदालत में जाएंगे, आवाम से इंसाफ तलब करेंगे। तो अब देखना यह है कि इमरान खान की इस चैलेंज के बाद, इमरान खान के इस तहरीक के ऊपर तहरीक करने के इस चैलेंज के बाद क्या नवाज शरीफ साहब अब भी आवाम की अदालत में निकलेंगे, क्या सड़कों पर एक बार फिर से इलेक्शन से पहले हम कोई तसादुम देखेंगे या फिर ऐसे कोई इजलास और जल्द से देखेंगे। इस सब के ऊपर आज के शो में बात करेंगे। तो जनाब, हक बात करनी चाहिए और हक बात करने से डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कह रही थी कल मरियम नवाज, जिन्होंने गाड़ी में बैठते हुए सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। जहाँ तक बात है नैब कोर्ट की समाअत के हवाले से, तो अनम ने आपको बताया कि क्या क्या हुआ समाअत के अंदर और किस तरीके से उनकी पेशियाँ हुई और नवाज शरीफ का क्या स्टांस है। जहाँ तहरीक की हम बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब तहरीक चला रहे हैं, तो वहीं लोगों का ये कहना है, इमरान खान साहब का खुद भी ये कहना है कि अब जो तहरीक चलाई जा रही है तो ये तहरीक का मकसद क्या है, क्या ये लोगों में निकलेंगे, क्या फिर जजेस इस्तीफे दे दें अदलिया के ऊपर और जिसके ऊपर नून लीग का ये स्टांस नया सामने आया कि जी हम लोगों में निकलेंगे, अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे, लोगों को बताएंगे, साथ साथ अपना स्टांस जो है वो पूरी ओवरऑल तमाम लोगों को बताने के बाद अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करेंगे। इस हवाले से हम आगे जो कुछ भी हो सकता है पटिशन दायर करेंगे। तो जनाब ये है उस तहरीक का मतन कि तहरीक में होगा क्या। तहरीक चलाई जाएगी अब 2018 के लिए कम बैक करने के लिए नून लीग को। तो ये तो जनाब वो तहरीक की बातें हो गई, समाअत की बातें हो गई। लेकिन अब कुछ बात कर लेते हैं कल होने वाली सेनेट की ब्रीफिंग के हवाले से। और कल इंतहाई
कई अहम जो है वो इकदाम किए गए और कल 2 बड़ी चीजें जो है वो फाइनलाइज हो गई फाइनली। एक तो तारीख में पहली दफा आर्मी चीफ आए, उन्होंने ब्रीफिंग दी IB के हवाले से, कॉम्बिंग ऑपरेशंस के हवाले से और जितनी भी ऑपरेशन ज़र्ब के हवाले से जितनी भी आर्मी की जो कामयाबियां थी उसके हवाले से सियासतदानों को बताया गया। और 2 चीजें क्लियर हो गई, सियासतदानों को क्लियर हो गया कि आर्मी क्या सोच रही है और आर्मी को क्लियर हो गया कि सियासतदान क्या सोच रहे हैं। तो एक पेज पर सिविल और अस्करी इदारे हैं जिसका सबूत कल सेनेट की ब्रीफिंग थी, जमहूरी गली दिखाई गई। दूसरी जानिब वो मामला जिनके ऊपर तमाम लोग बड़े परेशान थे, रहनुमा सरगर्म थे कि जी अब 18 में क्या होगा, तो वो है हल्का बंदियों का मामला। और हल्का बंदियों का जो मामला है अब तय पा गया है बिल आखिर। जैसा कि मैं कह रही थी कि पीपल्स पार्टी ने मानना तो है, लेकिन पीपल्स पार्टी कैसे मानी ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इलेक्शन अपनी ही डेट्स के ऊपर होंगे। किया है कि रोजाना 2 अखरोट खाना अमराज कल्ब से बचाने में मददगार साबित हो सकता है। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक अखरोट में ऐसे प्रोटीन्स, विटामिन और फैट्स होते हैं जो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखने में मददगार साबित होते हैं, जिससे दिल के दौरे का खतरा भी कम हो जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की माहिर ग़िज़ा डॉक्टर पेनी कर्ट्स का कहना है कि अगर 5 या 3 चाय के चम्मच अखरोट का तेल रोजाना पी लिया जाए तो ये दिल की शरियान और खून की रवानी में बहुत मददगार होगा। सिर्फ 4 घंटे में आपके खून की रवानी बेहतर हो जाएगी। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला दरपेश हो तो सर्दियों में 100 ग्राम अखरोट और शहद खाएं। अगर आपके सर में दर्द हो तो अद्वियात खाने के बजाय इस मिक्सचर के 1 से 2 चम्मच दिन में खाएं, जिसकी वजह से आपकी याददाश्त भी मजबूत हो जाएगी। अखरोट का हलवा भी दिमागी कमजोरी और बालों की नशोनुमा के लिए इंतहाई अहम है और खास तौर पर सर्दियों के मौसम में किया जाता है तैयार। जिन ममालिक में अखरोट काश्त किया जाता है इनमें अमेरिका, मैक्सिको, ईरान और तुर्की शामिल है। कितने सारे बेनिफिट्स हैं अखरोट के और इंतहाई जबरदस्त किस्म की अमेजिंग रिसर्चफुल जो है वो रिपोर्ट बनाई है नकी ने। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर अखरोट की स्पेशली बात करें तो होता भी हमारी दिमाग का शेप का, और अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो उस शेप के होते हैं जैसे हमारे जो जिस्मानी अज़ा हैं। अगर आप बादाम को देखें तो वो आंखों की शेप का होता है, और अगर आप बादाम खाएं तो आपकी आंखें जो हैं वो सही होती रहती हैं। इसके अलावा अगर हम अखरोट खाएं तो हमारा दिमाग बड़ा तेज रहता है। तो ओवरऑल इसके बड़े फायदे। और साथ साथ अगर आपने कभी नोट किया हो सुबह तो जो हमारे तमाम मेवा जात है अगर इनके ऑयल का भी इस्तेमाल किया जाए तो वो भी किस हद तक। अच्छा, मेरा जो दिमाग स्टक हुआ ना वो बालों के ऊपर हुआ। उसने कहा कि अखरोट का जो हलवा है ना वो बालों के लिए बड़ा बेहतर रहता है। तो आई वाज थिंकिंग कि जनाब हलवे को अगर बालों में आप लगाएंगे तो कितनी देर लगाएंगे, हलवे को बालों पे नहीं लगाएंगे, हलवे को खाएंगे तो मतलब वही ना कि बालों के लिए बेहतर रहता है। तो आई वाज थिंकिंग कि जी हलवे को कैसे आप लगाएंगे, एंड सडनली दिस वाज केम अप इन माय माइंड कि डेफिनेटली जब आप खाएंगे तो आपके बाल अच्छे होंगे, लेकिन उसके लिए आपको रोज फिर हलवा बनाना पड़ेगा। और हलवा जब आपको बनाना पड़ेगा तो डेफिनेटली उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और रेसिपी भी आपको आनी चाहिए जो हम आपको करीब बताएंगे भी। लेकिन अगर बालों की हमें जैसे हम लोगों का काम इस तरह का बड़ी फिक्र होती है तो उसके लिए अगर आप अखरोट का ऑयल यूज करेंगे तो वो भी बड़ा अच्छा, जैसे कि वो बता रहे थे कि तमाम क्योंकि दही और क्रीम्स तो आप यूज ही करते हैं अपने बालों के ऊपर लगा रहे होते हैं। तो मैंने कहा शायद ये भी कोई नई किस्म की रिसर्च आ गई है जनाब। बहरहाल इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट और बहुत जबरदस्त किस्म की रिसर्च वाली रिपोर्ट थी। तो गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ लेंगे हम एक ब्रेक और कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब कुछ बात करेंगे 2018 के इलेक्शन से पहले की सूरत हाल के हवाले से। हमने देखा कि इलेक्शन से पहले विकेटें गिरना शुरू हो गई हैं। 2017 में अदलिया का फाल किरदार रहा, बड़े बड़े फैसले हुए, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन नाअहल हुए, जबकि इमरान खान और शहबाज शरीफ नाअहली से बच गए। लेकिन नजर सानी की सूरत में अब भी नाअहली की तलवार सर पर लटक रही है। क्या 2018 में शहबाज शरीफ व मुकाबला इमरान खान हो सकता है? साल 2017 पाकिस्तान में सियासत उतार चढ़ाव का शिकार रही। पनामा केस में नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए नाअहल करार दिया गया। इसी फैसले के साथ ही उन्हें पार्टी सदारत से भी हाथ धोना पड़ा। फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शदीद किस्म की तनकीद का सामना करना पड़ा। फिर गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क की तारीख के 2 अहम फैसले हुए। पहला फैसला हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस का फारिग होना, जबकि दूसरा नाअहली केस में इमरान खान को क्लीन चिट मिलना और जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल करार देना। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलना और हुदैबिया केस का सुप्रीम कोर्ट से खारिज होना। ऐसा लगता है कि शहबाज और इमरान की असल सियासत का वक्त अब शुरू हुआ है। दोनों सियासतदान सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट लेने के बाद अब अवाम की अदालत में आएंगे। अब देखना यह है कि क्या 2018 में शहबाज शरीफ व मुकाबला इमरान खान हो सकता है।
2018 में क्या होगा, इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार परवेज हुडबॉय साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज सर 2018 के इलेक्शन के हवाले से अभी भी कंफ्यूजन है कि कौन बाजी मारेगा, कौन मैदान मारेगा, लेकिन सबसे पहले तो ये बताएं कि मुल्क में सियासत का एक बोछाल पैदा हुआ है, इलेक्शन करीब है, मुखालिफिन में लफ्जी जंग छिड़ी हुई है, एक दूसरे के खिलाफ बयानात दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। क्या देखते हैं सर 2018 के इलेक्शन में होने क्या जा रहा है? जब भी इंतखाबात होते हैं तो बयानबाजियाँ तो लाजमन होती हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते कि एक हद के अंदर ये रहे। लेकिन जो भी उम्मीदवार हैं उनको चाहिए कि वो बड़े मसाइल के ऊपर अपने बयानात दें, कि वो बताएं कि वो किस तरह से रोज़गार पैदा करेंगे, तालीम का मेयार कैसे बेहतर करेंगे, मुल्क के लिए वो क्या कुछ करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि दूसरा करप्ट है, कि वो बदकिरदार है वगैरह। तो हालांकि इस वक्त सारा जोर इस बात के ऊपर है कि दूसरा शख्स बुरा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ वक्त के बाद लोग इस कदर बेजार हो जाएंगे इससे कि वो इनसे मुतालबा करेंगे कि हमें बताएं कि आप मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर, आप मेरा ख्याल है हमारी आवाम जो है वो बड़ी शऊर उसमें आ चुका है और वो फैसला अपने लिए बहुत बेहतर करेगी इंशाल्लाह इंतखाबात में भी। अच्छा, पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो मुल्क की तारीख के 2 अहम फैसले हुए। पहला फैसला ये हुआ कि हुदैबिया पेपर बिल्स का जो केस है उसको फारिग कर दिया गया। फिर दूसरा फैसला ये हुआ कि इमरान खान को भी क्लीन चिट मिल गई और जहांगीर तरीन को नाअहल कर दिया गया। इसका मतलब है कि सर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन तो नाअहल हो गए हैं, अब इमरान खान और शहबाज शरीफ भी बचे हैं। तो 2018 में आप इमरान खान बामुकाबला शहबाज शरीफ तो नहीं देख रहे? अब चूंकि कानूनन यहाँ नवाज शरीफ इंतखाबात नहीं लड़ सकेंगे तो जाहिर है कि उनकी जगह पे शहबाज शरीफ लड़ेंगे और उसका मुकाबला फिर होगा इमरान खान के साथ। तो ये मुकाबला हो सकता है कि काफ़ी सख्त हो, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि आपकी बात सही है कि इमरान खान को मुकम्मल क्लीन चिट मिल गई। हमने ये भी देखा कि उनके जो लंदन के फ्लैट थे, उनका ऑफशोर कंपनी उनकी जो थी, वो सब कुछ सामने आ गई और इसके नतीजे में जो वो दावा करते थे कि मैं बिल्कुल क्लीन हूँ, वो बात तो अब नहीं रही। जहाँ तक जहांगीर तरीन का ताल्लुक है, उनके भी फ्लैट हैं लंदन में और उन्होंने भी टैक्स नहीं दिया और वो हर वक्त इमरान के साथ होते थे, लिहाजा इससे इमरान को खासी चोट सर इमरान खान को जहां पर क्लीन चिट मिल गई है वहीं पर नून लीग में नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जी जो जमायमा है उन्होंने डायरेक्टली इमरान खान को पैसे क्यों नहीं भेजे। और जब उनकी हवाले से ये फैसला आया और तरीन साहब की नाअहली के बाद इमरान खान ने अब ये बयान दिया है कि जहांगीर तरीन को टेक्निकल बुनियादों पर नाअहल किया गया है, वो बंदा करप्ट नहीं है। तो क्या लगता है कि इमरान खान का ये बयान इस बात की अक्कासी करता है कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है और इसके हवाले से मजीद जो पेशरफ्त हुई कानूनी तौर पर वो करेंगे? इमरान खान यकीनन कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, इसलिए कि जहांगीर तरीन उनके साथ हर मौके पर होते थे। और अगर आप इतना ज़्यादा एतमाद करते हैं एक ऐसे शख्स के ऊपर जिसकी जायदाद है लंदन में और जो टैक्स नहीं देता और जिसके पास इतनी बड़ी ज़रई ज़मीनें हैं जिस पर कोई टैक्स नहीं दिया गया, तो इससे इमरान खान को खासी ठेस पहुंची होगी। और मैं समझता हूं कि जो अदालत का फैसला था उससे पीटीआई को खासा नुकसान पहुंचा है। अच्छा परवेज साहब, यहाँ पे अब जो करंट सिचुएशन बन रही है कुछ ऐसी है कि नवाज शरीफ साहब ने तो कहा है कि अब हम तहरीक आएंगे, जिसके खिलाफ इमरान खान ने भी कहा है कि हम भी आपके जो भी आप तहरीक लेके आएंगे उसके अगेंस्ट एक तहरीक लेके आएंगे। तो क्या आप ये नहीं समझते कि अगर दोनों जानिब से कुछ ऐसा होता है तो मुल्क में कोई इंतशार की फिजा पैदा हो जाएगी, यानी दोनों जानिब से तहरीकें मुल्क के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकती हैं? इस हवाले से कुछ बताएं। इक़्तिदार की जंगें बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब आवाम में इतना शऊर आ गया है कि वो सिर्फ इन बयानबाजियों के ऊपर नहीं जाएंगे, वो तमाम उम्मीदवारों से ये मुतालबा करेंगे कि आप बताएं कि मुल्क के लिए आप क्या कर सकते हैं। और अगरचे ये तहरीकें चलाने का दोनों ने धमकियां दी हैं, लेकिन अब कितने लोग आएंगे इनके पीछे? ये वो ज़माना नहीं है जब इमरान खान पूरे इस्लामाबाद को बंद कर सकता था
और नवाज शरीफ मेरा ख्याल है जो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था उससे ये बात वाज़ेह हो गई कि अब उनके पास भी इतनी मकबूलियत नहीं रही कि वो कुछ बहुत ज़्यादा असर डाल सके इस सिस्टम के ऊपर। लिहाजा हमें उम्मीद इस बात की करनी चाहिए कि 2018 के इंतखाबात पुरअमन होंगे और अगरचे एक अफरा तफरी होगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि मुल्क में जो कारोबार है, जो आमद व रफ्त है वो कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, कारोबार रफ्त कम हो जाए। सीनियर तज्ज़ियाकार परवेज़ हुरपई साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त उन्होंने ये बात की है कि धरनों के हवाले से, जो धरनों की सियासत के हवाले से बात की जाती है, जहाँ पर PTI को 126 दिन के धरने से बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिला है, वहीं लोगों में अब धरनों का और दूसरे एहतजाज की जो सियासत है उसका रुझान अब कम होता जा रहा है, क्योंकि लोग देख चुके हैं कि 126 दिन के धरने से सिवाय जो है वो पैनिक के और वहाँ पर ब्लॉकेज के कुछ भी नहीं था। और उसके बाद उनका PTI का जो मसला है बहरहाल वो हल्कों वाला तो हल हो गया था, लेकिन धरनों की सियासत में उसकी जो अब शोहरत है उसमें थोड़ी कमी आती जा रही है। तो गुड मॉर्निंग आज में जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आगे देखते हैं अब इलेक्शंस में क्या होने जा रहा है। 2018 के इलेक्शंस मेरे ख्याल है काफी हद तक सूरत हाल वाज़ेह कर देंगे। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं बजाएगा स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब इतनी सारी हमारी बातें हो गई, सियासत के ऊपर हमने नजर डाल ली और दीगर हमने जो है खानों की भी बातें कर ली। अब रह जाता है तो वो सिर्फ खेल, और खेल का जिक्र करते हैं। और खेल के जिक्र में आपको बताएंगे कि कराची के इलाके डालमिया से ताल्लुक रखने वाले सिक्योरिटी गार्ड के बेटे मोहित बलोच ने मुख्तसर वक्त में अपनी सलाहियतों से सबको हैरान कर दिया। एथलीट्स ट्रैक पर कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े कि सब देखते ही रह गए। आइए इस हवाले से पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपको उनसे मिलवाएंगे भी। कराची के इलाके डालमिया से ताल्लुक रखने वाले सिक्योरिटी गार्ड के बेटे मोहित बलोच ने मुख्तसर वक्त में अपनी सलाहियतों के भरपूर जौहर दिखाए और सबको हैरान कर दिया। मोहित ने 1 साल पहले एथलेटिक्स ट्रैक पर कदम रखा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। मोहित की कामयाबी को देखकर ये नौजवान भी अब एथलेटिक्स खेल का हिस्सा बन चुके हैं। इनकी भी ख्वाहिश है कि वो ट्रैक पर अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ें। मोहित ने इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजिएट, इंटर बोर्ड, सूबाई चैंपियनशिप और अब इस्लामाबाद में होने वाले कायद-ए-आज़म गेम में 100 और 200 मीटर में सब पर बरतरी हासिल की। 17 साल मोहित, जो 1 साल पहले यूसेन बोल्ट के नाम से भी नावाकिफ था, अब इसे अपना आइडियल मानता है। पाकिस्तान के बलोच बोल्ट हो, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है कि मुझे लोग कह रहे हैं मुझे बोल्ट का नाम दे रहे हैं, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। मैं चाहूँ कि पाकिस्तान के लिए बाहर मुझे लोग बोलें कि तुम पाकिस्तान के बोल्ट हो। मोहित बलोच की रहनुमाई करने वाले कोच रोमा अल्ताफ और वली अहमद को इनसे बड़ी तवक्कात हैं। इसी तरीके से फोकस रहा और इस तरीके से जो इस वक्त इसका है माइंड बिल्कुल जिसे कहते हैं आप क्लीन एंड क्लियर और सिर्फ अपने एक टास्क को लेकर चल रहा है। इस तरह अगर ये चलता रहा तो इंशाल्लाह ये बहुत आगे जाएगा। हमारे इस्लामिक करंट इसमें था, इसकी स्पीड, इसके स्टेप, और पर थोड़ा हमें फिनिशिंग करनी पड़ी, इसको पॉलिशिंग कहते हैं कि इसको थोड़ा सा क्विकनेस इसकी आज। मोहित बलोच को इस जबरदस्त कामयाबी पर पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के हुकाम ने भरपूर सपोर्ट की यकीन दहानी भी कराई है। पाकिस्तान का यूसेन बोल्ट मोहित बलोच टार्टन ट्रैक से विनिंग ट्रैक पर रवां दवा है। इनके कोच पुरअज़्म हैं कि वो मुस्तकबिल में मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेगा। जावेद इकबाल, आज न्यूज़, कराची। चलिए जनाब, आप जान तो चुके हैं कि आज हमारे साथ गेस्ट कौन है और अब्दुल मुईद, जिनको साथ साथ ये भी कहते हैं कि बलोच बोल्ट है। तो आज इन्हीं से बात करते हैं और उनके साथ इनकी कोच भी मौजूद है जिनका नाम है रोमा अल्ताफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, बात का आगाज में अब्दुल मुईद से करना चाहूंगी। अब्दुल मुईद, बलोच बोल्ट, व्हाई बलोच बोल्ट, क्यों कहते हैं? लोग मुझे देखते हैं, मैं जिस तरह भागता हूँ, जिस तरह लोग फिनिश करता हूँ, जिस तरह रेस करता हूँ, तो मुझे लोग कहते हैं कि तुम्हारे बिल्कुल स्टाइल बलोच बोल्ट, मतलब तुम बलोच बोल्ट हो पाकिस्तान के, तुम बिल्कुल बोल्ट की तरह हो। अच्छा, तो हुसैन बोल्ट से तो नहीं इंस्पायर्ड मुझे लगता है। अच्छा, यूसेन बोल्ट जो है उनकी तरह अभी मैं देख रही थी पैकेज आपका, तो आप भाग रहे थे और किस तरीके से आप फिनिशिंग लाइन के ऊपर टार्टर ट्रैक के ऊपर रनिंग कर रहे थे। तो ये बताएं कि ये आपका जो शौक है इतनी ज़बरदस्त रनिंग का, ये आपको बचपन से था या फिर अब थोड़ा बड़े होने के बाद आपको लगा कि अगर गेम्स मुझे चूज़ करना है तो मैं रनिंग में जाऊँ? असल में मुझे बचपन में फुटबॉल खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं फुटबॉल को अभी भी लाइक करता हूँ। हाँ। तो फुटबॉल के मेरा बहुत शौक था फुटबॉल खेलने का। हाँ। उसके अलावा जो मेरे स्कूल के टीचर थे उन्होंने मुझे कहा कि मतलब एनसीसी में कोई रेस हो रहा है, तो मैं वहाँ भागने के लिए गया। मुझे पता नहीं था किस तरह भागना है, किस तरह बैठना है। ओनली मार्क हुआ मैं टाटा ट्रैक पे आप क्या भाग रहे हैं? अब तो आप जबरदस्त भाग रहे हैं। तो उस मैं भागा, वहाँ के जितने एथलीट थे मैंने उनको जीत लिया। तो मेरे कोचेस ने मुझे देखा तो मुझे बुलाया कि तुम इस फील्ड में तुम अच्छा कर सकते हो। तो मैंने फुटबॉल को बाय बाय करके
जब वैसे जितनी आपकी हाइट है, मुझे लगता है आप किसी भी फील्ड में चले जाए सारा जगह। लोग मुझे कहते हैं कि तुम मतलब आ जाओ, बास्केटबॉल भी अच्छा खेल लेते हो, मुझे लोग कहते हैं तुम ये भी वो भी अच्छा कर सकते हो, तो मुझे लोगों ने कहा तुम क्रिकेट भी खेलो। मैंने बोला क्रिकेट तो मेरे बस का नहीं है। चलिए आपकी कोच से पूछते हैं। रोमा जी बड़ा ही जबरदस्त, बड़े टैलेंटेड है अब्दुल मुईद, आपने इस इसकी परख किस तरह से की कि जी इनको रनिंग करनी चाहिए, ये इसमें सबसे ज्यादा बेस्ट रहेंगे? ये एक अमन वालों ने करवाया था, एथलेटिक की मीट करवाई थी, तो हम वहाँ पर बैठे हुए थे अपने क्लब के बच्चों को लेकर, हम लोग हमारी टीम बैठी थी और हम इंजॉय कर रहे थे और सारा हम देख रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे कि क्या हो रहा है चैम्पियनशिप में। तो ये छोटा 3 साल पहले की बात है, इट वाज 14+, तो वो सब बच्चों में ये भाग रहा था, इसने कम्पीट किया और ये जीता। लेकिन बात असल जीतने की, बल्कि आई थिंक सेकंड आया था, ये बड़ा इसने क्विक फिनिश किया, बट बहुत ही डिप पे जाकर। जो असल चीज़ थी, जो मेन, वो ये थी कि वो फुटबॉल के स्टार्ट्स पहना हुआ था। अच्छा। और फुटबॉल के स्टार्ट्स पहन के आप टार्टन ट्रैक पे रनिंग करना, इट वाज लाइक इम्पॉसिबल थिंग। लेकिन वो जिस तरह इसने भागा और इसका स्टाइल, इसकी बिल्ड, तो खैर माशाल्लाह अब उस वक्त तो बहुत ही वाज वेरी यंग, वेरी थिन एंड टॉल। सो वो चीज़ जो हमने कहा कि इसको कोई अगर सही ट्रैक मिलेगा, सही ट्रैक तो सही गाइडेंस मिलेगी, तो ये एथलेटिक्स में बहुत ऊपर जा सकता है। ठीक। अच्छा अब्दुल मुईद, जहाँ पर आप बात करें कि यूसीन बोल्ट से आपको लोग कहते हैं कि जी आप उनकी तरह फिनिश करते हैं, आप उनकी तरह जो है उस ट्रैक के ऊपर भाग रहे होते हैं। मैं मानती हूँ कि इस ट्रैक के ऊपर भागना इतना आसान नहीं है, और वो भी फुल स्पीड के साथ, और आप उस स्पीड के साथ आपको जीतना भी है। ये बताएं कि पाकिस्तान में क्योंकि यूजुअली गेम्स के ऊपर तो इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन स्पोर्ट बोर्ड जो है, स्पोर्ट हुकाम जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर तवज्जो भी दे रहे हैं और आपके हवाले से काफ़ी पुरुमीद भी हैं। तो नसीम हमीद के बाद फिर कोई गपशप आप हमें ला के दे रहे हैं, तवक्का करें हम ऐसी? मैं कोशिश यही कि मैं साउथ एशियन में, मेरा जो पहला टारगेट है वो साउथ एशियन गेम है, उसके बाद एशियन गेम है। सही। मैं चाहता हूँ कि वहाँ में जाके मैं गोल्ड करूँ और सबको बीट करूँ साउथ एशियन गेम्स के अंदर। सही। अच्छा, हम अपने जो तमाम नाज़रीनों ने ये भी बता दें कि जो इससे पहले हमने देखा कायदे-आज़म चैंपियनशिप थी, उसमें भी ये फास्टेस्ट मैन कंसिडर किए जा रहे थे, और फास्टेस्ट मैन का टाइटल जो है वो इसके बाद मिल गया था। और उसके साथ साथ एक और चीज़ थी, वो ये कि सिंध के भी लास्ट 3 सालों से जो तमाम अवार्ड्स है वो इनके पास आ रहे हैं। तो बड़ी ज़बरदस्ती बात है। रनिंग आप करते हैं अब्दुल मुईद, ये बताइएगा कि रनिंग की प्रैक्टिस डेली बेसिस पर कितने घंटे की होती है, और उसके साथ डाइट का भी ख्याल रखते हैं कि नहीं? ये डाइट मेरे कोचेस मुझे डाइट प्लान बना के देते हैं, मैं उसको फॉलो करता हूँ, और ट्रेनिंग जो कोचेस मुझे बताते हैं मैं प्रॉपर तरीके से वो बिल्कुल वो करता हूँ। लाइक ऑलमोस्ट कितने आवर्स की आप करते हो? हम लोग 3 घंटे ट्रेनिंग करते हैं। 3 घंटे नॉन स्टॉप रनिंग करते हैं? ओह गॉड, मतलब खूब स्टैमिना आपका बिल्ड हो चुका है अब तक। बिल्कुल सही। अच्छा रोमा, आप बैठी हुई हैं, ये क्या होता है कि हमारे यहाँ जो भी गेम्स होते हैं उसमें अगर कोई एक बंदा निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन बाकी जो पीछे वाले होते हैं ना, उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको कोई कोच सही नहीं मिलता, कोई कैंप सही नहीं मिलता, या फिर उनके रिसोर्सेज ही नहीं होते कि वो इस फील्ड में आगे आएँ। जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो रनिंग करना चाहते हैं। आप क्या समझती हैं कि किस तरीके से लोग आप तक पहुँच सकते हैं? अगर वो उनके अंदर रनिंग टैलेंट है, उनकी इतनी स्किल्स हैं, तो कैसे आप टैलेंट को मज़ीद प्रमोट करते हैं? देखिए, लाइक मैंने इसीलिए एक क्लब में रन कर रही हूँ, स्पीड स्टार ट्रैक एंड फील्ड के नाम से। एनसीसी में ये बेस करता है, और मैं मंडे से सैटरडे तक वहाँ होती हूँ, और हम शाम को अच्छा टाइम स्लॉट है 4 बजे से 8 बजे तक। और वो इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया है कि स्पेशली गर्ल्स के लिए, लड़कियों को जो सपोर्ट नहीं मिलती या कोई इन्वायरमेंट एक्सपोजर नहीं मिलता, तो उनको एक जगह, एक प्लेटफॉर्म मिले। तो ये क्लब लेवल से ही हमारा कोई भी स्पोर्ट ऊपर जा सकता है। Exactly, तो मैं बस इस चीज़ से बिलीव करती हूँ कि क्लब लेवल पे गवर्नमेंट हो, आपको फेडरल हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, उनको क्लब लेवल से आप हर स्पोर्ट को ऊपर लेकर आना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है रोमा जी। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, इनको देख के जब ये एंटर भी हुए तो बड़े अच्छी खासी इनकी हाइट थी। मैं ये जानना चाह रही थी कि जो एथलीट्स होते हैं, लाजमी है उनके लिए कि उनकी हाइट लंबी हो तभी उनका सिलेक्शन होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्प्रिंटर है ये, और स्प्रिंटर में तो हाइट इतना एडवांटेज नहीं होता, इतना काउंट नहीं करता है। पॉस्चर होता है, बॉडी पॉस्चर, और ट्रेनिंग में। लेकिन रनिंग में तो हेल्प मिलती होगी? नहीं, नॉट रियली, मतलब ये जरूरी नहीं होता, बिल्कुल जरूरी नहीं होता। स्प्रिंटर्स मोस्टली यूसेन बोल्ट, क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल, और फिर इसका भी ये कि बहुत मेहनत कर रहा है। आई मीन इट नॉट नेसेसरी, इट डजंट मैटर कि आपकी हाइट कितनी है, आप जी बिल्कुल, आपको बाकी चीज़ें बहुत सब हर चीज़ काउंट करती है, फिटनेस और आपका स्ट्रेंथ।
हाइट एडवांटेज कहीं मिल जाता है, इसको जैसे मिल रहा है क्योंकि इसका रनिंग में इसके स्टेप्स बढ़े हैं, इसके स्ट्राइड्स बढ़े हैं। अच्छा, स्टेप्स आपके बड़े हैं, अगर जो दूसरे स्प्रिंटर्स होते हैं, जो शॉर्ट स्प्रिंटर्स होते हैं, उनके छोटे होते हैं, सो वो उनको हेल्प कर रहा होता है। इट डिपेंड्स। अच्छा अब्दुल मुईद, रनिंग की बात करिए, आपके स्टेप्स भी बड़े हैं, बट जबरदस्त आप फिनिश करते हैं। ये बताएं, जो एक रनर है उसके लिए सबसे ज्यादा जो कंट्रोल करने वाली चीज होती है, एक तो डेफिनेटली ये फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, पैल्पिटेशन यानी कि आपका जो पल्स रेट है उसके अकॉर्डिंगली एक रनर को भागना बड़ा जरूरी होता है। तो वो कैसे आपको पता लगता है कि यार अब पैल्पिटेशन हो रही है, मतलब दिस इज इनफ टाइम टू स्टॉप इट हियर? किस तरीके से वो आप मैनेज कर रहे होते हैं? कोई स्टॉप वॉच होती है, कोई तरीकाकार होता है आपके पास? असल में पहले मैं फुटबॉल जब खेलता था ना, तो उसके लिए मैं बहुत अकेले खुद बहुत ट्रेनिंग करता था ना, अच्छा, अपने लेवल में। तो उसके बाद मैंने मतलब ज्यादा ट्रेनिंग मेरी हो चुकी थी, मेरा स्टेमिना ज्यादा हो चुका था। एथलेटिक्स शुरू किया तो मतलब स्टेमिना तो मेरे पहले जैसा ही है। तो जब मैं भागता हूँ मुझे इतना थकन नहीं होता, तो वो नहीं होता कि मतलब फटीग नहीं होते, बहुत जल्दी थक नहीं जाते, स्टेमिना बिल्कुल बिल्ट हुआ हुआ है। जब हार्ड ट्रेनिंग करता हूँ तो फिर पता नहीं चलता कि जब घर जाता हूँ तो बिल्कुल एकदम हो जाता हूँ घर जाके। अच्छा, ये भी बताइएगा अब्दुल मुईद कि आपका ताल्लुक चूंकि बलोच फैमिली से है, तो कितनी सपोर्ट रही कि जी हम अपने बेटे को आगे भेजना चाहते हैं कि वो एथलीट बने और इस तरह से हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन करे? घर में मेरे अम्मा, अब्बा और पप्पो सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब खेलो, अच्छा करो, पाकिस्तान के लिए जीतो, आगे जाके मतलब हम तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम आगे जाके इंटरनेशनल लेवल में जाके जीतो। मम्मी की ख्वाहिश है कि मैं बाहर जाके जीतूं। अच्छा, तो ये नहीं कहा जाता था कि पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, खेल कूद छोड़ो, पहले एक कंप्लीट करो उसके बाद देखना क्या करना है? कोचेस भी कहते हैं, घर वाले भी कहते हैं, मतलब पढ़ाई को भी साथ साथ रखो, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के बगैर तो मतलब कुछ भी नहीं है ना। तो पढ़ाई मेरे साथ साथ चल रहा है, अभी मैं इंटर के एग्जाम भी दे रहा हूँ, तो वो भी चल रहा है। तो दोस्त वगैरह क्या कहते हैं कि नहीं यार यू आर डूइंग गुड, और कभी उनके साथ में रनिंग का कोई कंपटीशन किया है कि यार मेरे साथ जरा दौड़ लगा के दिखाएं? असल में मैं जहाँ रहता हूँ ना, डालमी में, वहाँ किसी को एथलेटिक के बारे में पता नहीं था। जब से मैं एथलेटिक में इंटर हुआ हूँ तो मेरे इलाके के लोग मुझे देख रहे हैं, वो भी इसी फील्ड की तरफ आ रहे हैं कि तुम इतना कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ ये करना चाहते हैं। यही चीज होती है कि अवेयरनेस डेवलप करने की बड़ी जरूरत होती है, कि मोटिवेशन होनी चाहिए कि अगर फला बंदा इस तरह का काम कर रहा है या रनिंग कर रहा है तो दूसरा भी कोई कर सकता है। आपके पास लड़कियां जब आती हैं कि जी हमें भी रनिंग करनी है और हम भी इस स्पोर्ट्स में आगे आना चाहते हैं, तो फिर क्या उनका क्राइटेरिया होना चाहिए? उनको फिट होना चाहिए और साथ साथ क्या उनके मतलब आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि किसी को रनिंग करनी है, रनर बना रहा है? तो नहीं, रिक्वायरमेंट्स ये है कि पहले 6 महीने तो आप भूल जाएं, बिकॉज हम एक जनरल फिटनेस करवाते हैं, और जो जनरल फिटनेस होती है उसमें हम खुद एनालाइज कर लेते हैं कि ये बच्ची एथलेटिक्स में हमें से स्ट्रेंथ अगर है तो हम थ्रो की तरफ ले जाएं, या ये कि मिडिल डिस्टेंस की तरफ ले जाएं, कि हर कोई तो स्प्रिंटर नहीं होता, जाहिर है, या हर कोई स्पीड, लेकिन ये है कि आप स्प्रिंटर बन सकते हो कि आपको मेहनत की जरूरी नहीं होता कि ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर स्पीड एक नेचुरल, या ठीक है नेचुरल होती है, बिल्कुल होती है, बट उसको मेंटेन करने के लिए आपको मेहनत, अगर ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तो वो स्पीड आपकी कोई काम की नहीं है। आप ये कहना घर से उठकर आकर आप भागो और आप जीत जाओ, आई मीन ये नहीं हो सकता। ये बड़ी ट्रेनिंग, बड़ा दरकार होता है। वेल, थैंक यू सो मच रोमा जी, आप हमारे साथ थी। और अब्दुल मुईद, आपको भी बहुत सारी बेस्ट विशेस देना चाहेंगे हम। आप आगे हम चाहेंगे कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान का नाम आप रोशन करें, एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जनाब, आज के आपने हमारे सितारे से मिला और डेफिनेटली हम चाहते हैं कि एशियन गेम्स में जाएं और जाकर हमारे लिए भी मेडल लेकर आएं। तो इस तरह के अगर कोचेज और इस तरह का अगर टैलेंट हो तो उसको जरूर प्रमोट करना चाहिए। और गुड मॉर्निंग आज हमेशा आपके लिए एक नया टैलेंट सामने लेकर जरूर आता है। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आज।